बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है बकरी फार्मिंग की जो रूह है इसके ऊपर हम बात करेंगे, यानी ब्रीडर बक के ऊपर, और बकरी फार्मिंग जो है ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कितना हौसला होना इस काम के लिए ज़रूरी है, सब्र का, हौसले का होना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे के पास ये चीज़ नहीं है वो बकरी फार्मिंग नहीं कर सकता। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये बक मकड़ा ब्रीडर मेरा टाइगर आप लोगों में से बेशतर लोगों ने देखा हुआ है। आज मैं इस पे बात करूँगा क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ये मेरे पास मेरे रेवड़ की मेरे ये जो छोटा सा फार्म मैंने बनाया हुआ है इसकी ये मेरे पास शान है। किसी भी फार्मर के पास जो बक होता है वो उसकी ब्रीड की पहचान होता है। तो बहरहाल आज की वीडियो इसकी ब्रीड के ऊपर नहीं है बल्कि इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर हम बात करें। अब वैल्यू जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू है उसकी बात मैं करूंगा, यानी सरमाए की, पैसे की, कि ये बक जो है ये मेरे घर में पैदा हुआ। दोनों तरफ से, माँ और बाप की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज है। तो मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को देता चलूं कि माँ इसकी नागरी थी और बाप इसका नागरा डब्बा था, और ब्रीड मिल्किंग के लिहाज से दोनों ही बहुत अच्छे थे। कि ये कह लें कि 5 kg वाली ब्रीड थी, 24 घंटे की 5 kg दूध वाली ब्रीड में से माँ और बाप दोनों की तरफ से ये पैदा हुआ, मेरे घर में पैदा हुआ, और इसने बड़ी अच्छी ग्रोथ की। अकेला पैदा हुआ था और अब ये 6 दांत है। एज इसकी 2 साल हो चुकी है, 2 साल कंप्लीट कर चुका है ये। तो हाइट इसकी ये कह लें कि 2 दांत में 44 थी और अब ये 45 होगा, यानी इससे ये बड़ा नहीं। उसकी रीज़न जो दोस्त रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि इसकी ये टांगों का इशू बन गया था, जो कि ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो सके। अभी भी ये देखें, ये दर्द फील करता है ये टांगों में। उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक गई, इसका वेट तकरीबन तीसरा हिस्सा रह गया, इसकी सेहत भी डाउन हुई और हाइट भी इसने उसके बाद इंक्रीज नहीं की। तो आते हैं जी अब इसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू की तरफ कि जब ये 2 दांत था तो तब कुछ दोस्त शौकीन हजरात ये मुझसे मांगते थे, बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आए भी इसको देखने के लिए, और इसके पैसे भी लगाए गए, जो कि 3.5 लाख तक मुझे लगा। तब मैं ये समझता था कि ये मेरा बकरा जो है ये तो 7-8 लाख का है, मैं इतना सस्ता इसको क्यों दूँ। तो उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ, हर तरह की बात होती है। बहरहाल ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जितने भी जानदार हैं उनको बीमारी, सेहत, खुशी, गम, ये सारा कुछ आता रहता है। बहरहाल ये बीमार हुआ, इसको टांगों का इशू बना और इसकी हाइट, ग्रोथ दोनों रुक गई, और दूसरा ये तकलीफ़ में चला गया और इसका जो चलना है वो भी कम हो गया। ज़ाहिरी बात है कि जब ये दर्द फील करता है और उसमें डैमेजिंग एक्सप्रेशन भी आ गया, यानी जब ये चलता है तो महसूस होता है कि इसकी टांगें ठीक नहीं, तो इसकी वैल्यू ज़ाहिरी तौर पे कम हो गई। अब यही बकरा जो है उससे आधी कीमत में भी नहीं जा रहा अगर हम इसकी बात करें वैल्यू की। तो इसके बावजूद जो है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो कैसे? अब बात में असल जो टॉपिक है वो यही है कि कुछ चीज़ें हम ज़ाहरी तौर पर देख रहे होती हैं कि ये हमें नुकसान दे रही हैं, हालांकि नुकसान नहीं होता, वो हमें फ़ायदा दे रही। इसके बच्चे मैंने इसको रखा भी इसलिए था कि जब मुझे इतने पैसे लगे, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप दे दें 3.5 लाख में, आपके पास कोई और बच्चा आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर इतने में ही मैंने देना है तो इससे ज़्यादा तो मैं एक दफ़ा की ब्रीड में इसके बच्चे सेल कर लूँगा। और वाकईतन वो ऐसा ही है कि पैदा होते बच्चे जो हैं इसके बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं, लेकिन 1-1, 2-2 दिन के बच्चे मैंने इसके 30,000, 35,000 तक मैंने सेल किए। यानी ये नहीं है कि वो 60 हज़ार में नहीं, 35,000 तक इसका बच्चा सेल हुआ अब जो इसके बच्चे पैदा हुए थे। और अब जो ये 2-2 माह के हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब ज़ाहिरी बात है कि उससे डबल है। ये ब्रीड मेरे पास मौजूद है जो कि मैंने रोकी है नेक्स्ट ब्रीड लेने के लिए। तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमें इस तरह के फैसले करना पड़ते हैं कि जो ज़ाहरी तौर पर हमें लग रहा होता है कि ये हमें नुकसान देंगे। आप लोगों से शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई बंदा ये सोचे कि ये तो नुकसानदेह काम है कि 4 लाख वाली चीज़ मेरी 1 लाख की रह गई है,
तो 3 लाख का नुकसान हो गया है, तो फिर ये काम नहीं होगा। ये काम जो है इसके लिए आपके शौक का होना इंतहाई ज़रूरी है। जिस बंदे को शौक होगा वो फिर छोटे मोटे नुकसान को फील नहीं करता, वो उसका कोई ना कोई हल ढूंढता है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो लेके आता है। और ये सोल्यूशन यही है कि देखें, मैंने इसको इस कंडीशन में भी सेल आउट नहीं किया, वरना ये कुछ ना कुछ कम करके कुछ दोस्त अहबाब जो हैं जो कि ब्रीड को समझते हैं वो इसको लेना चाहते थे। मैंने कहा कि नहीं, अब एक तो जाहिर बात है कि ये डैमेज है, आप इसकी वैल्यू कम लगा रहे हैं डैमेज होने की वजह से, तो मुझे ये डैमेज होने के बावजूद भी इस तरह की ब्रीड दे रहा है, तो मैं इसको क्यों सेल आउट करूं। मेरे पास अगर बकरियां जो हैं वो 60 to 65% वाली हैं, तो ये 90+ वाला है, तो मेरी जो नेक्स्ट ब्रीड है वो ऑटोमेटिकली 80% पे चली जाएगी। तो मैं इसको इसलिए मैंने इसको रोका हुआ है कि जो नेक्स्ट ब्रीड इसकी मेरे पास तैयार हो रही है, फीमेल पट्ठे मौजूद हैं, मेल किड्स मौजूद हैं। पट्ठे तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह प्लस वाली भी हैं 2, जो कि आप लोगों ने देखी हुई हैं, और अब ये 3 बच्चे छोटे हैं, ये मैंने रोके हैं, बाकी मैंने सेल आउट कर लिए। और उससे ये कह लें कि जो पिछली दफ़ा का नुकसान था या जो इनके ऊपर एक्सपेंसेस थे वो मेरे पूरे हो गए। अब जो है मैं इसकी नेक्स्ट ब्रीड को संभाल रहा हूँ, जो मेरे पास मौजूद है 5 से 6 बच्चे इसके टोटल, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी वाइज मेरे पहली बकरियों से अच्छे हैं। तो जाहिर बात है कि हर फार्मर की यही कोशिश होती है कि मेरी नेक्स्ट ब्रीड पहले से अच्छी हो। तो बहरहाल इस तरह की सिचुएशन फार्मिंग में आती रहती है। जैसे ये 7 बकरी आसिम भाई की मौजूद है, पहले भी मैंने इसकी वीडियो लगाई थी कि इसके ऊपर उन्होंने कह लें कि ये 1 लाख के करीब उन्होंने ख़रीदी, तो अब इसकी वैल्यू से आधी भी नहीं है, आधी पे चली गई है। तो उनका ख़रीदने का पर्पज़ तो यही था ना कि मैं ये इसकी हाइट 38 है कि इसको मैं ठीक कर लूँ, इसको मेडिसिन यूज़ करें, ये अच्छी कंडीशन में आ जाए तो ये अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। तो वैसा नहीं हुआ। जाहिर बात है इंसान की सोच और है, कुदरत के फैसले और होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल फार्मिंग के अंदर आती रहती है। तो हमें जो है ऐसी सूरत हाल में कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना होता, यानी गलत फैसले नहीं करने होते हैं, घबराना नहीं होता, परेशानी में नहीं जाना होता, बल्कि मर्दाना वार हिम्मत से, हौसले से इन चीज़ों को बेयर करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये हलाल जानवर, बकरी ख़ास तौर पे जो है ये हमें नुकसान दे दे। ज़ाहिरी तौर पे हमें लग रहा होता है, अल्लाह ना करे इसमें नुकसान होता है, जानवर अगर एक्सपायर हो जाए, लेकिन वो भी इन्हीं से पूरे हो जाते हैं। मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है 2 से 3 दफ़ा के बच्चे नहीं बचते। तो ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत से दोस्तों को मैंने भागते भी देखा है फार्मिंग से ऐसी सूरत हाल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ कि अगर एक दफ़ा के बच्चे आपके एक्सपायर हुए तो दूसरी दफ़ा बच जाएँ तो वो पहले वाला नुकसान आपका पूरा कर देते हैं। बकरी आपका रखती नहीं है, आप इसको जितना मर्जी खिला लें, जितना मर्जी इसके ऊपर अखराजात कर लें, वो आपको पे बैक ज़रूर करती है। तो बहरहाल आज की वीडियो का कंक्लूजन लुब्बे लुबाब यही है कि अगर हमने ये फार्मिंग करनी है तो फिर इसमें शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी हमें महदूद फ़वाइद को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म चलना चाहिए कि ये जो जानवर है ये हमें पे बैक ज़रूर करेगा। तो उम्मीद है जी आपको चीज़ें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर कट समझ आ गई होंगी। वीडियो को करते हैं जी एंड, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।